प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान में लेंस मेकर्स के आंकिक सवालों को हल कर रहे हैं। किसको हल करेंगे? लेंस मेकर्स के आंकिक सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम तुम्हें कुछ सवाल बता चुके हैं। इसमें उसी क्रम में अब हमारे पास सवाल नंबर है 9वां। कौन सा है? सवाल नंबर 9वां। तो आज हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि फिजिक्स के पेपर में 70% न्यूमेरिकल आते हैं, अर्थात सवालों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको सवाल बनते हैं तो थ्योरी तो अपने आप बन जाती है, तो आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। मतलब पेपर में या बोर्ड के पेपर में अगर अच्छे नंबर को लाना है तो आंकिक प्रश्नों को लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आंकिक प्रश्न अत्यंत आवश्यक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल बहुत सिंपल होते हैं जो हमें पूरे नंबर भी दिला सकते हैं, इसलिए सवालों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान, इसमें आप लोग वीडियो को अभी अच्छी प्रकार से देख नहीं रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, पूरी से पूरी वीडियो देखें। जहां कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट करके बताएं। मतलब सवाल फिजिक्स में अत्यंत सरल और सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम सवाल को हल करने के पहले हम सवालों को अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, इसमें हमारे पास दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का उत्तल लेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया जाता है। मतलब हमारे पास सवाल में क्या कहा गया, पहले इसकी भाषा समझेंगे। इसमें हमारे पास कहा गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमारे पास कांच का उत्तल लेंस था। क्या था? मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कांच का हमारे पास उत्तल लेंस था। फिर इसके बाद कहा गया है इस लेंस को कार्बन डाइऑक्साइड डुबो दिया था। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड द्रव था, उस द्रव में से डुबो दिया। क्या किया गया? उस द्रव में से डुबो दिया गया। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई लेंस दिया गया है, इसको अगर हम किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसके अपवर्तनांक जो हमारे पास है, उस अपवर्तनांक पर एक निर्भरता होती है। तो हमने क्या बताया था कि अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हो जाती है। कितनी हो जाती है? अनंत है। और वह समतल कांच की पट्टी तरह व्यवहार करता है और पानी में दिखाई नहीं देता है। पर दूसरा पॉइंट हमने तो बताया था कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस से व्यवहार करता है, अवतल लेंस जो होगा वो उत्तल लेंस से व्यवहार करता है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है। फिर इसके बाद हमने बताया था यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है ये। तो अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास सवाल ने क्या कहा कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक कांच का उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड डुबो दिया जाता है। क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड डुबो देते हैं। तो हमें किसकी आवश्यकता है? जो लेंस हमारे पास उसके अपवर्तनांक की आवश्यकता है, जिस द्रव में डुबोया गया है उस द्रव के अपवर्तनांक की भी आवश्यकता है। तो दो सवाल में और क्या दिया गया है? डुबो दिया जाता है, तो इस दशा में लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। मतलब जब इसको डुबो देते हैं तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। और कैसी हो जाएगी? तो जैसे हमारे पास कहा गया है वायु के सापेक्ष कांच तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 5/3 है। अर्थात हमारे पास जो कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है? 3/2। और हमारे पास जिस द्रव में डुबो देते हैं उसका अपवर्तनांक कितना हमारे पास है? 5/3। कितना है? 5/3। अब ध्यान दो, उसमें हमारे पास कांच का अपवर्तनांक का देखें कि जो जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक का देखें, तो दोस्तों में 3/2 मतलब होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। और 5/3 मतलब क्या होता है? 3 एकम 3। कितना बचा? 2। तो 3 18 1.6। अर्थात हम जिस द्रव में डुबो रहे हैं तो उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। और जब उससे अधिक है तो लेंस की फोकस दूरी हमारे पास होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। अर्थात जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल लेंस से व्यवहार करेगा और जो अवतल लेंस होगा वो उत्तल लेंस से व्यवहार करेगा। मतलब सवाल का हम आंसर देखते ही बता सकते हैं सवालों में।
अब बताओ सवाल कितने सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ के देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करके देखो, मतलब सवाल फिजिक्स में बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है ना। ये अब दो हमारे पास है कांच का अपवर्तनांक 1.5 था, एक बार फिर ध्यान देते हैं इसमें, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हमारे पास है, जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक 1.6 है, तो अर्थात द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो अभी हमारे पास कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस, जब फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो हमारे पास लेंस की प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी। तो अब हमारे पास जो फोकस दूरी में उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, कैसा आएगा, ऋणात्मक। समझ आ गया ना ये। तो हमारे पास मतलब सवाल को हम देखते ही पढ़ते ही उसका आंसर बता सकते हैं, केवल एक बार सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ लो, उसमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, इतना ज्ञान तो आवश्यक होना चाहिए। सवाल को पढ़ने से मालूम चल जाता है, इसलिए सवाल को हल करने के पहले सवाल को एक बार, अगर एक बार समझ नहीं आता 2 बार, अगर 2 बार समझ नहीं आता 3 बार अच्छे प्रकार से पढ़ लो उसमें, ठीक है ना। तो हम सवाल अच्छे प्रकार से लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया ना ये। तो हमारे पास पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना ये। तो ध्यान दो, उसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का उत्तल लेंस है, मतलब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कांच का उत्तल लेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड डुबो दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया जाता है। फिर इस दशा में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब फोकस दूरी क्या होगी इसमें, और साथ में उसकी प्रकृति याद करना है। और हमारे पास कहा वायु के साथ कांच का अपवर्तनांक है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 5/3 है। तो हमारे पास सबसे पहले जो लेंस दिया गया है उसकी वायु फोकस दूरी है, तो एफ ए बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसे कार्बन डाइऑक्साइड डुबो देते हैं, तो इस दशा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार के द्रव है, अर्थात द्रव मतलब वाटर, डब्ल्यू, तो एफ डब्ल्यू का मान तुम्हें ज्ञात करना है। फिर इसके बाद और क्या दिया गया इसमें, हमारे पास वायु का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ANG कितना दिया गया, 3/2 अर्थात 1.5, और इसके बाद हमारे पास ANW मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना हमारे पास है, 5/3। अब ध्यान दो, इसमें हम जानते हैं ये सवाल किसका है, लेंस मेकर्स का है। किसका है, तो लेंस मेकर्स का सूत्र हमारे पास होता है अपवर्तनांक के पदों में 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 है। ये लेंस मेकर्स का सूत्र है। तो हमें क्या याद करना है, जल में फोकस दूरी याद करना है, अर्थात FW याद करना है। और जल में अगर हमें फोकस दूरी याद करना है तो अपवर्तनांक क्या होगा इसमें, अधो द्रव में लेंस डाल दिया गया है, अर्थात द्रव में कांच है, तो प्रकाश कण क्या होगी, द्रव से कांच में जाएगी। जब द्रव से कांच में जाएगी अर्थात जल से कांच में जाएगी तो हमें WNG की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, WNG की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ N के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, WNG। और हमें किसकी आवश्यकता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है लेंस की R1 और R2 की आवश्यकता है, जो कि हमारे पास इस सवाल में नहीं दी गई है। समझा नहीं, मतलब हमारे पास वक्रता त्रिज्याओं की भी आवश्यकता है। अगर हमें जल में फोकस दूरी याद करना है, FW याद करना है, तो WNG की आवश्यकता है, जो हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि WNG बराबर क्या होता है, WNG बराबर होता है ANG/ANW होता है। तो हमारे पास ANG भी दिया गया है, ANW भी दिया गया है, तो हम WNG याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, WNG, ठीक है ना ये। तो दोस्त में हमारे पास किसी का भी अपवर्तनांक होगा हमेशा वायु के सापेक्ष होता है, लिखा हो उसमें सवाल में या ना लिखा हो, ठीक है ना ये। तो हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास किसका अपवर्तनांक था, वायु के सापेक्ष में लिखा हुआ है। अगर ना भी लिखा हो तो कांच का अपवर्तनांक है तो ANG कहलाएगा, जल का अपवर्तनांक है तो ANW कहलाएगा, या कोई द्रव हमारे पास उसका अपवर्तनांक ANW कहलाएगा हमारे पास। तो हमें वो किसकी आवश्यकता, FW याद करना है तो WNG की आवश्यकता है, ज्ञात हो जाएगा। अब किसकी आवश्यकता है, वक्रता त्रिज्याओं की आवश्यकता है, मतलब R1 और R2 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, R1 व R2 की हमें आवश्यकता है। तब वो हम कैसे याद करेंगे, अब वो हमारे पास है वायु फोकस दूरी दी गई है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अपवर्तनांक हमें पता है, अब जो वायु में याद करेंगे तो ANG की आवश्यकता होगी, तो ANG हमारे पास दिया गया है। अब क्या नहीं पता है, R1 R2 नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, वायु में सूत्र लगा करके हम 1/R1 प्लस 1/R2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ये। एक बार हम सवाल को फिर ध्यान देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान दो, उसमें हमें क्या याद करना है,
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। कब? जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो देते हैं, अर्थात जल में फोकस दूरी ज्ञात करना है तो किसकी आवश्यकता है? FW की आवश्यकता है। और जल में फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो हमें WNG की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश कण हमारे पास है, जल से कांच में जा रही है, तो WNG की आवश्यकता। तो WNG हम निकालने के लिए ANG बटे ANW होता है, तो दिया गया है, तो ये निकल आएगा। अब किसकी आवश्यकता है? R1 R2 की आवश्यकता है, अर्थात हमें 1/R1 प्लस 1/R2 की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हमें इतना प्राप्त होगा तो हम जल में फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? अब देखो हमारे पास क्या दिया गया? वायु फोकस दी गई है, अर्थात 1/FA का मान दिया गया है। जब वायु फोकस दूरी ज्ञात करें तो ANG की आवश्यकता होती है, ANG दिया गया है, तो ANG दिया गया है। अब किस कौन ने दिया गया है? 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? वायु में फोकस का सूत्र लगा करके हम 1/R1 प्लस 1/R2 का मान ज्ञात कर लेंगे। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो हम जल में फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। किसमें ज्ञात कर लेंगे? जल में। हाँ, ध्यान दो उसमें। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे वायु में। किसमें ज्ञात करेंगे? वायु में। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम वायु में, तो लेंस में का सूत्र लग जाएगा 1/FA इक्वल ANG माइनस 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र लगाएंगे इसमें। अब देखो इसमें FA का मान कितना है? 15, तो 1/15 बराबर ANG का मान 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/15 बराबर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1/2। कितना बचेगा? 1/2। 3/2 मतलब होता है 1.5 में से 1 घटाए कितना बचेगा? आधा। आधा मतलब 1/2। चाहे लगता लेके हल कर सकते हो। तो हम यहाँ हमारे पास इंटू में है 1/R1 प्लस 1/R2, और 2 हमारे पास 1/2 भाग में है, तो इसका जाएगा गुणा में हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल 2/15, अर्थात 2/15। तो हमारे पास ये 1/R1 प्लस 1/R2 का मान प्राप्त हो गया। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड में याद करना है, अर्थात जल में याद करना है, तो WNG की आवश्यकता है। तो पहले हम WNG याद कर लेंगे। तो WNG बराबर होता है ANG बटे ANW। ANG का मान कितना है? 3/2। WNG का मान कितना है? 5/3। बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, तो बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा WNG बराबर 3 × 9/10। बाहर बाहर का तो 3 × 9, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो हमारे पास WNG का मान हो गया 9/10। अब हम सूत्र लगाएंगे जल में, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में तो 1/FW बराबर WNG माइनस 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो 1/FW इक्वल WNG की वैल्यू कितनी है? 9/10 माइनस का 1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 2/15, अर्थात 2/15। अब 9/10 में से 1 घटाना है तो 10 पहुंच जाएगा इस तरफ। तो 9 में 10 घटाना कितना बचेगा? माइनस का 1/10 गुणा 2/15। 2 से कटेगा 2 पंचे 10। तो ये हमारे पास था 1/FW। तो 1/FW बराबर आ गया माइनस का 15×75। तो FW बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो हम बताया था कि आंसर की हम पहले से उत्तर पता होता है। कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। फोकस दूरी कैसी आ रही है? घट के आ रही है, क्योंकि ऋणात्मक हमारे पास, तो इसकी प्रकृति हमारे पास हो जाएगी अवतल। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 9 हल हो जाता है। अगर किसी को कोई प्रकार दिक्कत हो तो पूछ सकता है कमेंट करके। मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स फर्स्ट में हो या फिजिक्स सेकेंड में हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें अवश्य पढ़ें, इनसे दूर मत भागें। ठीक है, इनसे डट कर मुकाबला करें। मतलब ये बहुत सरल होते हैं सवाल, समझ में आ रही है? हाँ, ध्यान दो इसमें। अब हम
सवाल नंबर 13 हल करते हैं। क्या हल करेंगे? 13। ये 13वां सवाल हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें इसमें जिस द्रव्य में डुबोया जा रहा है उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल जो हमारे पास है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? ये तो हमें सवाल में कौन सा हल करना है? 13वां। अब ध्यान दो, उसमें सवाल को हल करने के पहले हम सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं पहले। तो ध्यान दो, उसमें क्या दिया गया है? कांच से बने जो कांच हमारे पास है उस कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। कितना दिया गया है? जो कांच हमारे पास है उस कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5, अर्थात कांच का अपवर्तनांक। तो कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है। कितनी है? मतलब हमारे पास जो लेंस दिया गया है इस लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है? 0.4 मीटर। फिर इसके बाद कहा गया है तथा एक द्रव्य में फोकस दूरी 1.2 मीटर है। अर्थात जब हम इस लेंस को किसी द्रव्य में डुबो देते हैं तो उस द्रव्य फोकस दूरी कितनी हो जाती है? 1.2 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.2 मीटर। अर्थात फोकस दूरी बढ़ गई है। क्या है? फोकस दूरी बढ़ गई है। अर्थात हमारे पास जो कांच द्रव्य का अपवर्तनांक आएगा, द्रव्य का अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। किससे? कांच के अपवर्तनांक से। अर्थात 1.5 जो हमारे पास है इससे कम होगा। ठीक है ना? क्योंकि हम जिस लेंस को डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक 1.5 जो होगा ज्यादा होगा। अर्थात हमारे पास द्रव्य का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम आएगा। तभी तो इसकी फोकस दूरी पहले कितनी थी? 0.4 मीटर। इस 0.4 मीटर से द्रव्य में डुबो देते हैं तो इसकी फोकस दूरी हमारे पास है 1.2 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.2 मीटर। अब ये सवाल कितना सिंपल हमारे पास है। क्या दिया सवाल में? एक हमारे पास कांच है, कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 दिया गया है। और जो हमारे पास लेंस है इस कांच का उसकी वायु फोकस दूरी अर्थात उसकी साधारण फोकस दूरी कितनी है? 0.4 मीटर। कितनी है? 0.4 मीटर। और जब इसे एक द्रव्य में डुबो देते हैं तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है? 1.2 मीटर हो जाती है। तो जिस द्रव्य में डुबोया गया है उस द्रव्य के अपवर्तनांक को हमें ज्ञात करना है। मतलब सवाल को पढ़ने से ही हमें उसकी भाषा अच्छे प्रकार से समझ में आ जाती है। अगर समझ में नहीं आता है तो सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ में आता है 4 बार पढ़ो। मतलब सवाल को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मतलब सवाल है सबसे पहले क्या दिया गया है और क्या हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था उसमें मतलब सवाल तुम्हारे लिए फिजिक्स में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सीख लो। ठीक है ना? ये अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो। इसमें किससे पूछो? हमसे। अगर हमारे पास समझ में नहीं आता है तो आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? केवल दिमाग थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे पास से वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो कहीं भी समझ में नहीं आएगी। आप थोड़ा सा मन लगा के देखिए, थोड़ा हमारी वीडियो को देखिए तो उसमें मतलब बहुत अच्छे प्रकार सवाल आपको समझ में आएगा। क्या आएगा? बहुत अच्छे प्रकार सवाल समझ में आएगा। तो ध्यान दो, उसमें एक बार वीडियो को पूरा बस देखें। तो ध्यान दो, उसमें क्या दिया गया हमारे पास में? कांच से बनेगा। फिर ध्यान देते हैं हम, ये कांच हमारे पास है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। अर्थात हमारे पास कांच का अपवर्तनांक होता हमेशा वायु के सापेक्ष होता है। ANG बराबर 1.5 है। फिर इसके बाद कहा एक लेंस की वायु फोकस दूरी कितनी है? 0.4 मीटर। तो हमारे पास वायु फोकस दूरी है तो FA बराबर हमारे पास 0.4 मीटर। अगर हम इसे चाहे तो सेंटीमीटर चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 0.4 गुणा 100 तो किसमें बन गया? ये सेंटीमीटर में। अर्थात हमारे पास FA बराबर आ जाएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद उसको द्रव्य में डुबो देते हैं तो जिस द्रव्य में डुबोते हैं उसमें इसकी फोकस दूरी कितनी है? 1.2 मीटर। तो हमारे पास FW बराबर 1.2 मीटर। चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर 1.2 गुणा 100 तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर से इसलिए चेंज कर लिया दशमलव का झंझट ही खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? तो यही तो एक सवाल का तरीका होता है कि जो जिसमें दिक्कत आती है उसको पहले से सॉल्व करते चलो। क्या करते हैं? एक ही रात में चेंज कर लो, पहले से
दशमलव खत्म कर लो इसमें, तो बहुत सिंपल सवाल हो जाता है। गणना करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से हम उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा इसमें, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें ANW का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें हमारे ANW द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे द्रव में। जब द्रव में सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, 1/FW पता है, फिर WNG की आवश्यकता होती है। WNG बराबर क्या होता है, ANG/ANW। तो ANG तो हमारे पास दिया गया है, ANW ज्ञात करना है। और किसकी आवश्यकता होगी, लेंस मेकर सूत्र के आधार पर वक्रता त्रिज्याओं की आवश्यकता होगी, अर्थात 1/R1 प्लस 1/R2 भी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास लेंस मेकर सूत्र होता है 1/F इक्वल n-1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी भी आवश्यकता होती है। तो सेम वही क्रिया प्रोसेस पिछले सवाल की तरह। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ANG पता है और वायु फोकस दूरी पता है, तो वायु में फोकस दूरी का सूत्र लगा करके या लेंस मेकर्स का सूत्र लगा करके सबसे पहले हम तो 1/R1 प्लस 1/R2 का मान ज्ञात करें कितना है। तो सबसे हम क्या लगाएंगे, वायु में सूत्र लगाएंगे। वायु में क्या होगा, 1/FA इक्वल ANG-1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब हमारे पास सूत्र है, क्योंकि अगर हमारे पास वायु में लगा रहे हैं तो कांच का अपवर्तनांक जो होगा, जो n होगा, वो ANG कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमने सूत्र में n पढ़ा है तो ANG प्रयोग कर दिया गया है। तो मेन पॉइंट ये हमारे पास है, n का मतलब होता है ANG। क्या होता है, ANG। मतलब अगर हमारे पास किसी भी चीज का अपवर्तनांक होगा, चाहे वो कांच का हो, चाहे वो द्रव्य का हो, मतलब किसी का भी अपवर्तनांक हमारे पास होगा तो वायु के सापेक्ष होता है। तो जिसके सापेक्ष होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो कांच का अपवर्तनांक है ग्लास, तो ANG कहलाएगा, वायु के सापेक्ष है। तो वायु में लगाएंगे तो ANG का प्रयोग करेंगे। तो F हमको पता है, 1/R1 प्लस 1/R2 का मान आसानी से हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दो, 1/FA का मान कितना है, 40। तो 1/40 बराबर ANG का मान कितना है, 1.5, अर्थात 3/2 माइनस का 1, 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना आ जाएगा, 1/40 बराबर 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घटा कितना बचा, आधा मतलब 1/2। तो 1/2 बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब 2 से 1 कट जाएगा, कितने आ जाएगा, 20 आ जाएगा, अर्थात हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर आ जाएगा 1/20। तो हमारे पास ये वक्रता त्रिज्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल हो गया, अर्थात 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। और हमें क्या याद करना है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या याद करेंगे, द्रव में ज्ञात करने के लिए WNG ज्ञात करें। WNG बराबर क्या होता है, ANG/ANW। ANG का मान हमारे पास कितना है, 1.5। ANW का मान ज्ञात करना है। अगर चाहे इसको थोड़ा और सरल कर लो उसमें, तो 1.5 में 3/2, 2 पहुंच जाएगा नीचे, तो 3/2 गुणा ANW हो जाएगा। ठीक है, 3/2 और 2 के साथ में क्या आ जाएगा, ANW आ जाएगा। तो हमारे पास WNG हो गया। अब सूत्र लगाएंगे द्रव में। तो क्या ज्ञात करें, 1/FW बराबर WNG-1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ध्यान दो, इसमें हमें FW का मान दिया गया है, कितना है, 120 सेंटीमीटर। तो 1/120। WNG का मान कितना है, 3/2 इंटू ANW-1 इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 का मान कितना दिया गया है, 1/20। तो 1/20 दिया गया है। आशा है इतनी सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका तो हल करने के लिए, मतलब मेन चीज हमारे पास है, सवाल को हल करने में किस प्रकार से हल करें, गणना करना भी हमें अच्छे प्रकार से आना चाहिए। अब दोस्त अगर इसको हम लासा ले लेंगे तो सवाल बढ़ जाएगा,
है ना। ये एक हमारे पास अलग से माइनस में दिया गया तो अलग से इसको हल कर लेंगे, मतलब लघुत्तम हम इसमें नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे इसमें? एलसीएम नहीं लेंगे इसमें। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन में गुणा 1/20 है, हर से हर कट जाता है। क्या कट जाता है? हर से हर। तो देखो 20 छक्का कितने होते हैं? 20 छक्का 120 होते हैं। कितने होते हैं? 120। तो हमारे पास कितना बचा? 1/6 बराबर 3/2 इंटू ANW माइनस का 1 बचा। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है? ANW का। तो एक हमारे पास संख्या, तो संख्या पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस का हमारे पास है, इसको दूसरा पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 1/6 प्लस 1 बराबर 3/2 इंटू ANW। अब जैसे हमने बताया था 1/6 में 1 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 7/6। तो इसकी हमने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जैसे हमारे पास 1 में हमें कुछ भी जोड़ना है, 1 प्लस 4/5 है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अंश हर को जोड़ो। 5 4 9, हर कितना है? 5, तो हमारे पास 9/5 आ जाएगा। और भी हमारे पास जैसे 1 प्लस 4/7, 7 4 11, तो कितना आ जाएगा? 11/7। कुछ नहीं करना है, मतलब जोड़ने का बहुत सिंपल तरीका। एक में अगर कोई भिन्न जोड़नी है तो क्या करना है? अंश हर को जोड़ दो तो वो अंश बन जाएगा, बटे हर जो का रहेगा। तो हर हमारे पास कितना? 7। तो एक में क्या करना है? 4/7 को जोड़ना है, तो 7 4 कितना हुआ? 11, तो वो क्या बन जाएगा? अंश। तो 11, हर कितना था? 7, तो 7 ही रहेगा। कुछ भी जोड़ लेते, जैसे हमारे पास 1 प्लस है 12/13 हमारे पास है, तो 12 13 कितना हो जाएगा? 25 है, तो 25 आ जाएगा बटे 13। इस प्रकार जुड़ जाएगा ये। फिर इसी प्रकार देखो 1/6 में 1 जोड़ना है, तो 1/6 कितना? 7 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 7/6 आ जाएगा। 3/2 इंटू ANW। मतलब ये सवाल को हल करने का शॉर्ट तरीका, मतलब सिंपल तरीका, मतलब ज्यादा हमें फंसने की आवश्यकता नहीं दलदल में, सवाल को आसानी से हल करना है। अब ध्यान उसको हल करेंगे, इसमें हर सर कट जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो 2 3 6 हमारे पास 3 हो गया। अब कितना कैसे गुणा करो? 7 गुणा ANW बराबर 3 त्रिका 9, तो हमारे पास ये आ जाएगा ANW बराबर कितना? 9/7 आ जाएगा। तो हमारे पास द्रव का अपवर्तनांक कितना हो गया? ये 9/7 हो गया। कितना हो गया? 9/7। समझ में आ गया होगा ये। अब दो हमारे पास द्रव का अपवर्तनांक कितना? 9/7 है। अब 9 में 7 का भाग देना है, तो कितने आ जाएगा? इसमें हमारे पास देखो 9 में हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग हम देंगे 9 में। 7 एकम 7, कितना हो जाएगा? 2। दशमलव का जीवन सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, तो 1.2 आ गए। तो उसमें क्या करना है? हमारे पास कांच का अपवर्तनांक देखे और द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो फोकस दूरी क्या थी? बढ़ी प्रतीत हुई। देखो वायु कितनी थी? 40 है, और जिस द्रव में फोकस दूरी कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, इसीलिए फोकस दूरी ये बढ़ रही है। कैसी रही है? बढ़ रही है। तो हम इसमें जैसे विकल्प हमारे पास आते हैं, कंपटीशन सवाल आते हैं, तो 4 विकल्प दिए गए, तो हम उसमें अंदाजा लगा सकते हैं देखते ही। बस थोड़ा सा गहराई जो सवाल की होती है, मतलब जो मुख्य पॉइंट हमारे पास होते हैं, जो सार होता है सवालों का, वो हमें अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। तो यही तो हमारे पास सार है कि अपवर्तनांक पर निर्भरता, इसको हमने थ्योरी ही पर पढ़ाया था। ठीक है ना, तो ये हमें अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये जैसे कि हम फिर सुन सकते हो, हमने बताया था कि अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अर्थात वह समतल पट्टी की तरह कार्य करता है और द्रव में दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, कैसा है? कम। जब कम है तो फोकस दूरी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात धनात्मक हो जाती है। अगर ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हमारे पास है, तो फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात जो उत्तल लेंस होगा वो अवतल लेंस पर व्यवहार करेगा, और जो अवतल लेंस हमारे पास होगा वो उत्तल लेंस पर व्यवहार करेगा। बस ये इसका विशेष है। इससे हम सवाल को शॉर्ट हल भी कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस कंपटीशन में इसी प्रकार के विशेष प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना, ये तो कोशिश है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो हमारे नंबर पर कमेंट्स करके पूछ सकता है।
धन्यवाद। आज के लिए इतनी पर्याप्त है। शेष अगली वीडियो में हम लेंस के सवालों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।